हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डेविड रिकार्डो के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जो थॉट्स है उसको समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और एकेडमिक होगा और आपको एक क्लासरूम लेक्चर का अनुभव कराने की कोशिश करेगा। बट लेट मी श्योर यू वोंट हैव टू रीड एनीथिंग बियॉन्ड दैट, सो दैट वुड सफाइस। सो लेट्स स्टार्ट। डेविड रिकार्डो की जो फेमस बुक थी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये 1817 में किताब लिखी गई थी। तो मुख्य रूप से इसी किताब में हम रिकार्डो के रेंट थ्योरी और डेवलपमेंट रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिकार्डो का जो सिद्धांत था वो इंटर रिलेशन था तीन ग्रुप्स का, नेमली लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स। तो उन तीनों लोगों के बीच में ही इकोनॉमी का जो भी टोटल प्रोड्यूस था वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो आपको पता है देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसके 4 रिवार्ड्स है अकॉर्डिंगली। सो 4 रिवार्ड्स है, लेकिन यहाँ पर रिकार्डो के सिद्धांत में हम 3 रिवार्ड्स देखते हैं। पहला रेंट का जो लैंड का रिवार्ड है, प्रॉफिट आपका कैपिटल का रिवार्ड है और वेज है जो लेबर का रिवार्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिकार्डो के जो इकोनॉमिक थ्योरीज थे वो इम्प्लिसिटली कौन कौन से पॉइंट्स की बात करते थे। आप देखिए, रिकार्डो ने एग्रीकल्चर के ऊपर काफी ध्यान दिया था। उन्होंने बोला कि देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसीलिए एडम स्मिथ की तरह एक रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ वैल्यू भी प्रोपाउंड किया। थ्योरी ऑफ रेंट, विच इज द मोस्ट फेमस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। देन जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट्स और लेबर क्लास के किया जाता है। इंटरनेशनल थ्योरी में हम देखते हैं कि देयर इज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज वही बात की जा रही है। इस बारे में भी रिकार्डो ने अपने विचार रखे हैं। अब हम इस वीडियो में मुख्य रूप से सिर्फ रिकार्डो के डेवलपमेंट रिलेटेड आइडियाज को समझेंगे। तो क्या क्या अजम्पशंस थे इस थ्योरी के, तो हम देखते हैं कि जो जितना भी लैंड है वो सिर्फ कॉर्न के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। रिकार्डो ने एक वर्ड यूज किया है कॉर्न, और ये कॉर्न एक सिंगल क्रॉप के रूप में यूज किया जा रहा है। तो हम कॉर्न की चर्चा बार बार करेंगे, इसलिए आप इस कीवर्ड को नोट करेंगे। तो जितना भी वर्किंग फोर्स एग्रीकल्चर में, वहीं आप देखिए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको निर्धारित करता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड एज वी ऑलरेडी नो इट। और जो कॉर्न का डिमांड है ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, एकदम लोचपूर्ण नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेबर एंड कैपिटल क्या है कि वेरिएबल होगा इनपुट, जो जिसमें चेंज पॉसिबल है। और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और नॉलेज जो है वो एक स्टैटिक है, वो जो कि गिवन इकोनॉमी में। जो भी वर्कर्स है उनको एक सब्सिस्टेंस वेज मिलता है। उसके बाद सप्लाई प्राइस जो लेबर का है वो कांस्टेंट है, ऑलरेडी वो गिवन है। तो डिमांड फॉर लेबर डिपेंड करेगा एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पे, अर्थात पूंजी निर्माण के ऊपर। इसलिए जो डिमांड और सप्लाई का प्राइस है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से इंडिपेंडेंट होगा। सो एमपीएल विल नॉट डिटरमिन द डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस हियर। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन रिजल्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट, अर्थात प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन भी अकॉर्डिंगली होगा। तो आपने देखा कि इट इज इंटर रिलेशन ऑफ 3 ग्रुप्स इन द इकोनॉमी, landlords, capitals and labor. Accordingly, rent, profits and wages are distributed. So let's start with the first concept, division of rent, profit and wages, how it takes in the economy. So total national output, that is output of corn, it is explicitly mentioned there. So there are 3 groups and rewards accordingly. We already studied about it. About rent, in Ricardian model, it is the difference between AP, average product, and marginal product. So total rent will naturally be AP minus MP into L, which is labor. And wage rate, it will be determined by wage fund, that is the total amount of wages, which will be divided by
नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एट द सबसिस्टेंस लेवल, मतलब जिससे उनका जीवन यापन या गुजारा हो पाए उतना ही मजदूरी की दर दी जा रही है। तो टोटल कॉर्न जो प्रोड्यूस होगा और जो बेचा जाएगा उसमें जो रेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सो रेंट हैज द फर्स्ट राइट। तो रेंट देने के बाद जो बचेगा वो वेज और प्रॉफिट होगा, और इंटरेस्ट को प्रॉफिट में ही इंक्लूड किया गया है। तो अब देखिए वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में जो रेंट है वो फर्स्ट राइट होगा, उसके बाद इंटरेस्ट को प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाता है, और जो रिजिडुअल है वो वेज और प्रॉफिट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बट इन अ वे प्रॉफिट इज सैंडविच बिटवीन वेजेस एंड रेंट। So it focuses on agricultural developments because land is at the center and rent is the prime moving force. The production function in Ricardian model is output is a function of capital, labor and land. So there is diminishing marginal productivity in agriculture, and it happens because of perfectly inelastic nature of land, because land is fixed. Now coming to capital accumulation, when I was talking about Adam Smith in the previous video, I told you any theory of economic development will talk about capital accumulation, because capital accumulation only will lead to economic development. So in the Ricardian model, capital accumulation is the outcome of profit. In the Adam Smith, you see capital accumulation is the outcome of profit and expected profit, because profit leads to saving of wealth. When there is saving, so it will lead to capital formation, and it will depend on two factors: capacity to save, if you are able to save more, and will to save, आपकी इच्छा कितनी है सेविंग करने की. So capacity to save is more important in capital accumulation. Ricardo's views about profit rate are the following here. According to Ricardo, so long as the rate of profit is positive, capital accumulation will take place. सच्चाई तो यह है कि जो प्रॉफिट वेजेस पे डिपेंड करता है. वेजेस जो है कॉर्न के प्राइस पे, कॉर्न एक फूड की जो बात की जा रही है, क्रॉप की बात की जा रही है, इसलिए प्राइस ऑफ कॉर्न अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि जो मार्जिनल लैंड की फर्टिलिटी कितनी है. मार्जिनल लैंड इज अ नो रेंट लैंड. तो जमीन की जितनी फर्टिलिटी होगी उतना ही रेंट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट उसी पे डिपेंड करेगा. क्योंकि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और उसको हम अलग तरीके से कवर करेंगे, इसलिए हम मार्जिनल लैंड की डिटेल की चर्चा यहां नहीं करेंगे. तो आपने देखा, सो इनवर्स रिलेशन है प्रॉफिट और वेजेस. एडम स्मिथ के भी थ्योरी में हम यही देखते हैं कि प्रॉफिट बढ़ता है तो वेज घटता है, और वेज बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है. सिमिलरली यहाँ पे हम इन्फर कर सकते हैं कि वेजेस राइज और फॉल कीपिंग विथ द प्राइस ऑफ कॉर्न. तो प्रॉफिट क्या होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेजेस. पर यूनिट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस वेज रेट. अब वेज रेट के बारे में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो वेज रेट इंक्रीज करेगा जब प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर्मिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द वर्कर्स इंक्रीज करेगा. मान लीजिए कि एक मजदूर को वेज रेट मिल रहा है और उसको जीवन यापन करने के लिए जो पैसे मिल रहे हैं, अगर उन वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि हो जाए तो वेज रेट को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक लेबर क्लास है, उसको सब्सिस्टेंस वेज तो चाहिए ही चाहिए. तो आप देखिए जो कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द वर्कर्स आर प्राइमरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे नीड फर्स्ट सर्वाइवल, देन प्राइमरी प्रोडक्ट्स, देन ओनली दे कैन थिंक अबाउट लग्जरी. सो एज द डिमांड फॉर पॉपुलेशन एंड फूड इंक्रीजेज, जैसे ही मान लीजिए कि डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, फूड का भी डिमांड बढ़ेगा, तो कोशिश यह रहेगी कि जो कम फर्टाइल लैंड है, जिसकी उर्वरा शक्ति कम है, उसका कल्टीवेशन किया जाए. इस पर्पस से क्या होगा, टू प्रोड्यूस ए यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट मोर लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड. तो डिमांड फॉर लेबर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो वेज रेट नेचुरली बढ़ेगा ही, and it will lead to decline in profit in other industries as well. You see, agriculture industry are linked. So
The value of agriculture will also determine the value of industries. So according to Ricardo, profits of the farmer regulate the profit of all other trades. तो फार्मर्स कहीं ना कहीं सेंटर में रहेगा. अगर फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब होगा तो ट्रेडर्स का भी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब होगा और इसी तरीके से हर ट्रेड का प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगा. तो प्रॉफिट ऑफ रेट डिक्लाइंस एग्रीकल्चर सेक्टर में और इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग में भी नेचुरली इसका इफेक्ट आएगा बिकॉज बोथ द सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड. Because with the rise in the price of corn, industry will have to raise the wages of labor. अब मान लीजिए कॉर्न का प्राइस बढ़ गया तो इंडस्ट्री को भी वेजेस बढ़ाना पड़ेगा ना लेबरर्स के लिए. इससे क्या होगा, वेज बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट नेचुरली घट जाएगा. Thus the price of corn determines the rate of profit in industry. Hope it is clear. Let's understand what are the other sources of capital accumulation. तो रिकार्डो के अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करेगा किस चीज पे, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के डिफरेंस के बीच के ऊपर. सिंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वर्सन्स विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर मशीन्स, रिकार्डो ने कहा कि टेक्नोलॉजी इसीलिए कांस्टेंट है. सी, रिकार्डो ने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखा और रिकार्डो इस बात को जानते थे कि अगर ज्यादा मशीन का उपयोग होगा तो कम लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जिससे उनका वेज रेट भी प्रभावित होगा. तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने सिस्टम में टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखा और उनका यह मानना था कि ज्यादा मशीन से जो वर्कर्स की आर्थिक स्थिति बदतर हो सकती है. तो अदर सोर्सेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन में टैक्सेस के बारे में उनका मानना था कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा. It is logical and we can also see it in the present context, in the present scenario it is obvious. रिकार्डो इसीलिए टैक्स लगाने की बात नहीं करते. उनका मानना था कि टैक्स से क्या होगा, इनकम घटेगा, फिर प्रॉफिट घटेगा और फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा. सेविंग्स के बारे में उनका मानना था कि कैपिटल एक्यूमुलेशन ज्यादा सेविंग होने की वजह से बढ़ेगा. ही वॉज अ प्रोपाउंडर ऑफ फ्री ट्रेड. सो free trade is an important factor of economic development in the country or profit rate can be saved by declining importing corn. मतलब उनका यह मानना था कि अगर कॉर्न को हम कम इंपोर्ट करें तो प्रॉफिट रेट को बचाया जा सकता है. Let's understand the whole idea of Ricardo with the help of this simple diagram. Here we see, as I already told you above, rent is the difference between average product of labor and marginal product of labor. In the horizontal axis we see labor employment, in the vertical axis we see corn output. Here is the marginal product of labor and average product of labor. Please look at the map carefully. P, Q, E and O. So this box, it shows rent. Here I have written rent is equal to rectangle PQML, right? PQML, this is the rent. Wage OWNE, OWNE, and profit is WLMN, WLMN. So what we are able to understand here is this box shows rent, the box below is wages, and profits are sandwiched between rent and wage. So in a way profit is residual and it depends on the level of rent and wage. Here I have written W is equal to wage, P is profit and R is the rent. You also look at this W, which is the subsistence wage. It is also called natural wage. I have also shown it with the help of this red line. So what is happening here? Now you consider another situation. If labor employment increases from OE to OF, so you see you reach here.
So what is happening here? As labor increases from E to L, profit becomes zero because of increase in the size of rent. Here you see profit will be zero as the size of the rent increases, because now this box is the increase in the size of wage, which reduces ultimately profit to zero. Here I've also written how this profit is sandwiched between rent and wages. It is further explained. Those who are unable to understand, please do comment, and also I've explained it in another slide which are self-explanatory. See the quantity of corn, here it is on the vertical axis, and this labor along horizontal axis. Curve AP is the average product, MP marginal product, OE is the amount of labor, and total corn OPQ. I already told you. Rent is PQML. I just showed you, which is the difference between AP and MP. Subsistence is wage is OW. Supply curve of labor is WN, and this is infinitely elastic, which is the subsistence wage you see, and this is the total wage OWNE. Total profit is WLMNE, and you see this WMN is the difference between OPQ minus. If you deduct it, please see the diagram and you will find the answer. Now coming to the stationary state, you see after capital accumulation, when it reaches at the peak, it can't continue infinitely. So there comes a stage which is called a stationary state. So we know in an economy, peak and recession and boom and down, such phases keep on continuing. As capital accumulation rises, with increase in profits, total production increases, and it raises the demand for corn, and the price finally rises. So you also see population is never constant. So population increases. The moment population increases, inferior grades of land will be brought into cultivation, and it will increase the demand for corn. ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो डिमांड फॉर कॉर्न तो बढ़ेगा ही. तो क्या होगा इस स्थिति में? सुपीरियर ग्रेड्स ऑफ जो लैंड है उस पे जो रेंट लगता था वो बढ़ जाएगा. इस बढ़ने की वजह से क्या होगा? कैपिटलिस्ट और लेबरर का जो शेयर है वो घट जाएगा, तो प्रॉफिट डिक्लाइन कर जाएगा और वेजेस घट के सब्सिस्टेंस लेवल पे आ जाएगा, सब्सिस्टेंस स्टेट में. So this process of rising rents and declining profits continue till the marginal land covers the subsistence. Marginal land, which is the no rent land, it covers just the subsistence wage of labor employer. Here profit will be zero. ऐसी सिचुएशन में स्टेशनरी स्टेट पे हम लोग पहुंच जाएंगे, और क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, पॉपुलेशन अब और ग्रो नहीं करेगा, वेज रेट सब्सिस्टेंस लेवल पे होगा, और टेक्निकल प्रोग्रेस सीज हो जाएगा. हम इस फेनोमेना को डायग्राम 2 में फिर से एक बार देख लेंगे, which is nothing but extension of the diagram 1. तो क्या हो रहा है? With the increase in capital accumulation, profit and wages tend to increase, and rise in wages bring about decline in profits. Here you see carefully, here is the labor employment, on vertical axis is the output, this is the 45-degree line. So what is happening here? Here you see it is subsistence wage, it is already written here. This is rent, which is increasing but starts declining. Between rent and subsistence wage there lies profit, which is also falling, you see, and this shows NPC, which is net product curve. What we are able to observe in this diagram is the following. Here decline in profits will continue till a stage comes. यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, NPC intersect कर रहा है wage line OW. OW is the wage line, which is the subsistence wage line, और NPC P पे कर रहा है, और this is stationary state. You see, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजेस इक्वल हो जाएगा नेट प्रोडक्ट कर्व के, और यहाँ पे प्रॉफिट नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट, अगर आप पी के दाहिने आप जाते हैं, राइट में जाते हैं, तो नेट प्रोडक्ट क्या होगा? वेज लेवल से कम हो जाएगा,
जो कि असंभव है, सब्सिस्टेंस वेज तो मिलना ही चाहिए. दैट्स व्हाई P is the point at which the economy is at the stationary state. We can also illustrate this star process with the help of this mind map. See, in exam it is very difficult to remember the language, so better you visualize the maps, equations and such mind mapping sort of things. So profit increases, so higher profit will lead to increase in capital accumulation. Capital accumulation means total production will start increasing. और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए डिमांड फॉर लेबर चाहिए. लेबर अगर बढ़ेगा तो वेज फंड देना ही पड़ेगा, वेज बढ़ेगा ही. तो फिर रिकार्डियन सिस्टम में क्या था कि हायर वेजेस विल लीड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अब देखिए वहां पे क्या हो रहा है, वेज बढ़ता है तो पॉपुलेशन भी बढ़ता है, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर कॉर्न होगा, और जैसे ही डिमांड फॉर कॉर्न होगा तो प्राइस ऑफ कॉर्न विल इंक्रीज. ये हुआ क्या था कि नेपोलियनिक वॉर में उस समय लैंड प्राइस और कॉर्न प्राइस दोनों ही बढ़ रहा था, और ये रिकार्डो के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था समझ पाना, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसका सोल्यूशन रिकार्डो ने बाद में ढूंढा कि क्यों बढ़ रहा है आखिर जो है कॉर्न की कीमत और लैंड का कीमत. तो उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश किया, जो कि हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में डिटेल से समझेंगे. अब देखिए हम पूरे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को कुछ पॉइंट्स में समराइज भी कर सकते हैं. देखिए क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ा तो इंफीरियर ग्रेड ऑफ लैंड को कल्टीवेशन में लाया गया. क्यों लाया गया? क्योंकि कॉर्न का डिमांड ज्यादा था. और जो सुपीरियर ग्रेड ऑफ लैंड था उसका रेंट बढ़ने लगा. क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि फिर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना था. तो दिस रिड्यूसेस शेयर ऑफ कैपिटल. नेचुरली क्या होगा, शेयर ऑफ कैपिटल लेबर बढ़ जाएगा. तो ये अगर हुआ तो रिडक्शन इन द शेयर ऑफ कैपिटल और लेबर क्या होगा, प्रॉफिट में डिक्लाइन करेगा, और वेज रेट घट के सब्सिस्टेंस लेवल पे आ जाएगा, विच इज द स्टेशनरी स्टेट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफली द क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडल. यू सी, रिकार्डो नेग्लेक्टेड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. उसके बाद जो स्टेशनरी स्टेट था उसका नोशन भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं मिला. जैसे इकोनॉमिक कैसे स्टेशनरी स्टेट ऑटोमेटिकली पहुंच सकता है. उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में उनकी धारणा कुछ कंफ्यूजिंग था. उनका यह मानना था कि वेज रेट जो है डज increases with the increase in population. It means that Ricardian view that wage rate does not increase with the rise in population, and it has been disapproved. अब देखिए wages कभी भी स्थिर नहीं रहता है, ये कभी भी subsistence level पे स्थिर नहीं रह सकता है. हम देखते हैं कि there is continuous increase in money wages, और laissez-faire policies impractical तो होता ही है, because no economy in the world is completely cut off from the government intervention. इंस्टीट्यूशन के को भी इन्होंने डिनाई किया, तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. रोल ऑफ देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन अ ग्रोथ थ्योरी. शुम्पीटर ने कहा रिकार्डियन थ्योरी इज नॉट अ ग्रोथ थ्योरी बट इट इज अ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिटरमिन्स, हमने देखा कैसे एक वर्कर लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट का रिवार्ड मिलता है, वेज रेट एंड प्रॉफिट, एंड इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट. Land also produces good than corn. This is also important criticism because corn के अलावा भी बहुत कुछ प्रोड्यूस किया जाता है लैंड पे, but here Ricardo only took corn as an example. Capital and labor are fixed coefficients of production. This is also not correct because labor and capital are independent variables. दोनों एक साथ fixed coefficient में कैसे यूज हो सकता है? We also observed that कहीं भी डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट के रोल को डेविड रिकार्डो ने बहुत क्लैरिफाई नहीं किया. सो इकोनॉमिक ग्रोथ में इंटरेस्ट रेट का वी नो दैट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल बट इट इज नेग्लेक्टेड इन दिस रिकार्डियन मॉडल. आई थिंक दैट्स इट फॉर criticism. So friends, to know more about me, please visit the about section of my YouTube channel and do follow my Telegram channel given in the description section for e-comment, PDF, etc. Thank you very much. Happy reading. Thanks.